चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की उस ऐतिहासिक यात्रा को करीब से समझेंगे जो सच में अद्भुत है। आज हमारे देश की जो व्यवस्था हम देखते हैं, आइए उसे पीछे मुड़ के इसके निर्माण के असल जड़ों तक चलते हैं, एकदम शुरुआत से। आज की हमारी चर्चा का रास्ता एकदम साफ है। हम लोकतंत्र की संरचना से शुरू करेंगे, फिर संविधान सभा, इसकी प्रमुख समितियां, इसे तैयार करने की पूरी यात्रा और प्रस्तावना को समझते हुए अंत में गणतंत्र के आदर्शों तक पहुंचेंगे। बस बिना वक्त गंवाए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है भारतीय लोकतंत्र की संरचना और सत्ता का संतुलन। इस महान ब्लूप्रिंट की अहमियत समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पूरी इमारत को देखना होगा जो इससे खड़ी हुई है, यानी शक्तियों का बंटवारा। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये भारतीय लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एकदम साफ तौर पर दर्शाता है। संसद से लेकर राज्य स्तर तक हर एक चीज अपनी जगह पर बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे फिट बैठती है, ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। और यहीं एक बहुत ही अहम फर्क सामने आता है। अमेरिका की तरह जहां शक्तियों का एकदम सख्त बंटवारा होता है, हमारी संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं है। भारत में कार्यपालिका वास्तव में विधायिका का ही एक हिस्सा होती है ना कमाल का सिस्टम। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संविधान सभा का गठन। आखिर जिस संस्था ने इस इतने जटिल सिस्टम को डिजाइन किया, वो दशकों के लंबे संघर्ष के बाद बनी कैसे, आइए देखते हैं। ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि संविधान कोई रातों रात आया ख्याल बिल्कुल नहीं था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक की शुरुआती मांग से लेकर 1922 में महात्मा गांधी का जोर और 1934 में एमएन रॉय की औपचारिक मांग, ये सब 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंचा। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में इस ऐतिहासिक सभा के लिए पूरे 389 सदस्यों को चुना या नामित किया गया था। जरा सोचिए, अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए देश की इतनी विशाल और अलग अलग तरह की आबादी का प्रतिनिधित्व एक ही जगह पर हो रहा था। और सबसे शानदार बात, राष्ट्र का भविष्य तय करने वाले उन सैकड़ों प्रतिनिधियों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। इनमें सरोजिनी नायडू जैसी दिग्गज हस्तियां और दाक्षायणी वेलायुधन शामिल थी, जो एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी। इनका योगदान सच में बेमिसाल है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रमुख समितियां और इसके वास्तुकार। संविधान सभा तो बन गई, लेकिन काम इतना विशाल था कि इसे बांटना बेहद जरूरी था। यहीं एंट्री होती है हमारे मुख्य वास्तुकारों की। काम के शानदार बंटवारे को समझना बहुत जरूरी है। संघीय शक्तियों और संविधान का जिम्मा जवाहरलाल नेहरू के पास था। प्रांतीय संविधान को सरदार पटेल ने संभाला और अंत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रारूप समिति ने इन सबको एक सूत्र में पिरोकर अंतिम रूप दिया। और हाँ, प्रारूप समिति ने ये सब कोई हवा में नहीं किया। भारतीय संदर्भ में दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रथाओं को ढालने के लिए उन्होंने पूरे 60 अलग अलग देशों के संविधानों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, प्रारूपण और अधिनियमन की पूरी यात्रा। मसौदा तैयार करने के पहले कदम से लेकर तीखी बहसों तक इस पूरे सफर की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। नवंबर 1948 में पहले वाचन के साथ शुरुआत हुई। सभा ने एक एक बिंदु को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से निखारा। नवंबर 1949 में इसे अपना लिया गया और 15 अनुच्छेद तो तुरंत ही लागू कर दिए गए। हालांकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को जाके पूरी तरह से लागू हुआ। देश के सर्वोच्च कानून को अंतिम रूप देने के लिए 11 सत्रों में लगातार और बेहद गंभीर बहसें हुईं, और इसमें जो कुल समय लगा, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। एकदम सटीक और सच में हैरान कर देने वाला आंकड़ा। आगे बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की ओर, प्रस्तावना को समझना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम और दार्शनिक पड़ाव है। हम, भारत के लोग, इन बेहद ताकतवर शब्दों के साथ प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हालांकि ये विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया था, लेकिन ये साफ तौर पर स्थापित करता है कि देश में शक्ति और संप्रभुता का इकलौता स्रोत सीधे तौर पर सिर्फ देश के नागरिक ही हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये शुरुआती शब्द सिर्फ एक परिचय हैं या फिर खुद कानून का एक ऐसा हिस्सा जिन्हें अदालतों में लागू किया जा सकता है? दशकों तक इस बात पर एक बहुत ही गंभीर कानूनी बहस चलती रही, और ये हमारी न्याय व्यवस्था के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1960 के बेरूबाड़ी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है,
लेकिन फिर आता है 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। अदालत ने अपना रुख बदला और इसे संविधान का ऐसा मूल हिस्सा माना जिसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना से कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जा सकती। 1973 के उस ऐतिहासिक फैसले की ठीक बाद 1976 में 42वां संशोधन लाया गया और इसी के जरिए आधिकारिक तौर पर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे बेहद अहम शब्दों को प्रस्तावना में हमेशा के लिए मजबूती से जोड़ दिया गया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, गणतंत्र के आदर्श। चलिए देखते हैं कि जो दार्शनिक बातें कागजों पर लिखी गई वो असल में कैसे काम करती हैं और दुनिया के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के फर्क को समझना होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक जनमत संग्रह या वापस बुलाने के अधिकार के जरिए सीधे नीतियों पर वोट करते हैं, लेकिन भारत जिस प्रणाली का उपयोग करता है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी ओर से अहम फैसले लेते हैं। एक और बड़ा ही दिलचस्प अंतर है गणतंत्र और केवल लोकतंत्र के बीच का। उदाहरण के लिए भारत और ब्रिटेन दोनों ही लोकतंत्र हैं, लेकिन केवल भारत और अमेरिका ही गणतंत्र कहलाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य का प्रमुख हमेशा चुनाव के जरिए ही आएगा। ये पद कभी भी वंशानुगत या पुश्तैनी नहीं हो सकता। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। जिस संविधान को बनाने में लगभग 3 साल लगे और जिसमें 60 देशों का प्रभाव शामिल था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वो आदर्श आज के हमारे इस आधुनिक दौर में कितने मजबूती से खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महान किताब के बारे में और गहराई से सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है।